स्वागत है आपका सिविल प्रेप मंच चैनल पर। ये हमारा क्लास नंबर 3 है जो हम करंट अफेयर कंपाइलेशन डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 2025 तक का। हम इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर आ चुके हैं और क्लास 1 क्लास 2 हम अपलोड कर चुके हैं। आप एक बार क्लास नंबर 3 देखने से पहले उनको और देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये आपके अपकमिंग यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी, एपीएफसी, आईबीएसईआईओ और एसएससी सीजीएल। आप किसी भी एग्ज़ाम के उन एग्ज़ाम्स के लिए इनको फॉलो कर सकते हैं जिसमें दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा स्टडी की ज़रूरत होती है आर्टिकल्स की, और वन लाइनर्स भी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है, मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, JRF क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 51, JNU बार्क DU फॉर मास्टर्स। 7 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है फॉर दिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विस एंड यूपीएससी। इस तरीके से हमारा करंट अफेयर का कंपाइलेशन रहने वाला है जिसमें हम बिल्स और एक्ट डिस्कस करते हैं, नेशनल रैंकिंग इंडाइसेस डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट हेरिटेज, गवर्नमेंट एंड स्टेट इनिशिएटिव, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, न्यू बोर्ड मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, cultural recognition and GI tags, awards and festivals, science, space and technology, education and research ranking, economic trade and financial report, sports achievement, India's global engagement, defense and strategic developments। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर हम ग्लोबल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी, फॉरेन विजिट्स, मीटिंग्स, सम्मेलन, ब्रिक्स, G20, G7 ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, कुछ स्कीम्स होगी या फिर कुछ फंडिंग जो हम करते हैं, किसी गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जांपल स्वनिधि वाला हमने आर्टिकल डिस्कस किया, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा मिलता है। मिसलेनियस में बुक्स, विजिट्स, इनिशिएटिव्स, अपकमिंग इवेंट्स, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज़ में हाईलाइट्स और उसके फैक्ट्स ये आज डिस्कस कर लेंगे हम। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस और यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी हम इसमें ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे, अराउंड 40 to 50 आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग A23A। बेसिकली इस आर्टिकल में याद तो इतना ही रखने का इम्पोर्टेंट है कि लार्जेस्ट आइसबर्ग जो डिस्कवर हुआ है या लार्जेस्ट आइसबर्ग जो भी देखा गया है उसका नाम क्या है, या फिर ऐसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि A23A वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज व्हाट। तो ये लार्जेस्ट आइसबर्ग है। इससे पहले एक प्रीवियस इंसिडेंट अगर आप इसमें याद रखना चाहो तो 2020 में A68A हुआ था जिसमें 152 गीगाटन्स ऑफ फ्रेश वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 152 गीगाटन फ्रेश वाटर इसमें रिलीज हुआ था और ये भी साउथ जॉर्जिया में स्टक हुआ था। तो थोड़ा सा जानकारी हम इसके बारे में भी ले लेते हैं कि इसका करंट लोकेशन है साउथ जॉर्जिया के पास। ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। साइंटिस्ट हमारे इसमें फ्यूचर इम्पैक्ट को ऑन लोकल इकोसिस्टम पे इसको स्टडी कर रहे हैं। डायमेंशन इसका है 1 ट्रिलियन टन्स, अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन टन्स, एंड साइज ऑफ रोड आइलैंड। ठीक है, और ये भी अंटार्कटिका के फिल्चर आइस शेल्फ इन 1986 से इसको ये टूटा था और ये वेडल सी में स्टक हो गया था। ये सब साउथ अंटार्कटिका के पार्ट है, वहाँ पे ये वेडल सी में। वेडल सी आप अगर वर्ल्ड मैप होगा तो आप जाइएगा, साउथ अफ्रीका के जो नीचे आप देखोगे उधर वेडल सी है। तो ये उसमें स्टक हो गया था और 30 ईयर्स एंड ब्रोक फ्री इन 2020 एंड गोट कॉट इन टेलर कॉलम वर्टेक्स। सैटेलाइट इमेज ऑन मार्च 1, 2000 कंफर्म दैट इट वाज स्टक 73 किलोमीटर फ्रॉम साउथ जॉर्जिया। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोवाइड क्रूशियल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड ओशियन सर्कुलेशंस। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? कैनेडियन आइस एक्सपर्ट डोनोवन ट्रेम्बले बिलीव्स A23A माइट मूव अगेन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में यहाँ से जानकारी भी ले लेते हैं हम। ये अंटार्कटिका ये लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों, और ये अंटार्कटिका से फिल्चर से ब्रोक हुआ, नियरली ट्वाइस द साइज ऑफ द ग्रेटर लंदन, ड्रिफ्टेड डिकेड्स थ्रू कोल्ड अंटार्कटिक वाटर्स, ब्रोक ऑफ फ्रॉम द वॉर्टेक्स इन दिसंबर 2024, करंटली 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम साउथ जॉर्जिया।
A23A इज स्लोली डिकेइंग फ्रॉम 3900 स्क्वायर किलोमीटर से 3500 स्क्वायर किलोमीटर में ये डिके हो गया है, और अगर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है बाद में। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट आर्टिकल अपना मूव करते हैं। प्रधानमंत्री की विजिट टू USA। ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी से मिले थे अराउंड फरवरी में, बहुत सारी ट्रेड डील्स पे डिस्कस किया था, और इन्होंने डिस्कस किया था कि ट्रेड इम्बैलेंस जो है अपना सरप्लस है, वी आर एट द सरप्लस विद USA $35 बिलियन डॉलर। इस पे डिस्कस किया था कि इसको कैसे कट कर सकते हैं, जिसका अभी हमारे ट्रंप जी न्यूज़ में डेली आजकल छाए हुए हैं। कभी 25% टैरिफ लगा रहे हैं, कभी 50% इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। ये इसी चीज़ को दिखाता है कि ही हिमसेल्फ believe that he is the greater negotiator, but this time he has come out for the open door diplomacy rather than the closed door diplomacy। ये सारी चीज़ें आजकल मार्केट में मतलब ओपन डोर में आके बोल रहे हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डेलीगेशन में कौन कौन गए थे हमारे मोदी जी के साथ? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी और अजीत डोवाल जी, जो अपने NS से हैं। ठीक है, हम 10 ईयर्स का डिफेंस पार्टनरशिप हमने वहाँ पे डिस्कस किया। फिर US एग्रीड टू प्रोवाइड 6 P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड F-35 फाइटर जेट्स। अब ये डील का तो कोई मतलब रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें इतना याद रख सकते हो कि भाई P-65 मैराइन 6 P-81 एंड F-35 ये कहाँ से हैं? USA से हैं। ये फाइटर जेट है और ये पेट्रोल वेसल्स हैं, मैरीटाइम पेट्रोल वेसल्स। ठीक है दोस्तों, इतना आप इसमें याद रख सकते हो। उसके अलावा बायलेटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाना है 2030 में। ये सब हुए। मेगा टू मागा स्लोगन्स की लिंक किया गया। मेगा टू मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को मेक इकोनॉमी ग्रो अगेन से इसको रिलेट किया गया। और प्लान्स टू कन्वीन I2U2 इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पार्टनरशिप विद इन 6 मंथ। I2U2 एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है रिसेंटली, जिसमें इंडिया है। मतलब आई से 2 कंट्री हैं, इंडिया एंड इजराइल, और यू से 2 कंट्री हैं, USA एंड UAE। ठीक है दोस्तों, इसे याद रख सकते हैं कि I2U2 में कौन कौन से मेंबर हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन रिपोर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इसको रिलीज करता है। और एस्टिमेटेड एरिया अंडर कल्टिवेशन 28.84 मिलियन हेक्टेयर है। 2023-24 में ये 29.90 मिलियन हेक्टेयर एरिया था, जो डिक्रीज हो गया है ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड लैंड कन्वर्जन। मतलब अपने 2024-25 में ये एरिया डिक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लैंड कन्वर्जन। और प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ गया है। प्रोडक्शन 23-24 में था 354.76 मिलियन टन्स, और 24-25 में हो गया 362.09 मिलियन टन्स। ये 7 का इसमें इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इधर देख भी सकते हो आप, ये हमारा प्रोडक्शन है। अभी 355.2 एस्टिमेटेड है, लेकिन थोड़ा ये बढ़ा हुआ है, अभी 2024-25 में बढ़ गया है। कंटिन्यूसली इंक्रीज पे है, आप इतना याद रख सकते हो कि डिकेड लगातार एक डिकेड से बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें हमने प्रोडक्ट वाइज इसको ब्रेक डाउन किया है कि फ्रूट्स जो हैं वो 113 मिलियन टन है 2024-25 में, वर्सेस 112 मिलियन टन इन 2023। तो ये थोड़ा ये भी बढ़ा है। वेजिटेबल्स भी हमारा 207 से 214 मिलियन टन हो गया, ये भी बढ़ा है। ओनियन भी हमारा 24 से 28 हो गया, ये भी बढ़ा है। पोटैटो 57 से 59 हो गया, ये भी बढ़ा है। मतलब अपना भी सभी बढ़ रहे हैं। टमाटो अपना 21 मिलियन टन 21.32 मिलियन टन से 21.54 हो गया, ये भी बढ़ा है। और फ्लावर्स में हमने 3.535 मिलियन टन से 3.622 मिलियन टन, ये भी अपना बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, और ये क्रॉप का मैथ है कि ऑनियन 24 ये सब इस मैप में दिखाया गया है। ठीक है, एस्टीमेट से बस, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट, वेजिटेबल, ऑनियन, पोटैटो, टमाटो हमारे तीनों में प्रोडक्शन में हम बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस इंक्रीज है। जोगीघोपा इनलैंड वाटर टर्मिनल, सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे इसकी लोकेशन है। बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट असम। नेशनल लोकेटेड ऑन नेशनल वाटरवे 2 फॉर बांग्लादेश एंड भूटान ट्रेड। 19 किलोमीटर फ्रॉम गेलेफू भूटान, 108 किलोमीटर फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर, 147 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी।
फाउंडेशन स्टोड लेड डाउन इन 2021 बाय पीएम मोदी एंड आप इसमें देखिएगा कि SMB त्रिशूल वेसल फ्लैग्ड ऑफ विद कार्गो बार्जेस फॉर दी बांग्लादेश। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है कि बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि जोगीघोपा जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, बोंगईगांव डिस्ट्रिक्ट में है, नेशनल वाटरवे 2 पे बनाया गया है। नेशनल वाटरवे 2 में जैसे अपने पास कौन कौन से स्टार्टिंग में हमने 6 नेशनल वाटरवे बनाए थे और इसमें लॉन्गेस्ट हमारा नेशनल वाटरवे 1 है। आप इधर देख लीजिएगा एक बार, ये हमारे वाटरवेज हैं, द लिंक्स एंड द लेंथ्स। तो नेशनल वाटरवे जो हमारा ये जो गंगा वाला है, ये वाला सबसे लंबा है, ये वाला। एक बार इससे चलाएंगे, इस पेन से चलाएंगे, ये हमारा जो सबसे है, ये सबसे लंबे वाला है, जो गंगा, भागीरथी, हुगली, हल्दिया, इलाहाबाद, हल्दिया तो इलाहाबाद है, ये 1620 किलोमीटर का है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे वेटर 1 है। फिर उसके बाद 2 है, ये अपना जिसपे अपना ये जोगीघोपा वाटर टर्मिनल बनाया, ये 2 है, ये है 891 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ भी बना हुआ है, फिर अपन देख लेते हैं। वैसे तो नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकरण कैनाल, उद्योग मंडल कैनाल। ठीक है, ये नेशनल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया इधर, और अपना 3 एक बार के देख लेंगे, ये वाला 3 हो गया साउथ में, वेस्ट में, इधर केरला में, और ये अपना कृष्णा रिवर की तरफ हो गया 4। इसमें इससे ज़्यादा याद रखने का वैसे कुछ है नहीं। नेशनल वाटरवे 3 ये सब 1, भागीरथी, गंगा, और उसके बाद बस आप इतने याद रख लीजिए कि अभी ऑपरेशनल में ये हैं 4, 10, 83, 85, 91, 68, 111। ये लेंथ वाइज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप ये मत सोचिएगा कि ऊपर नीचे नंबर क्यों रखे, ये लेंथ के वाइज है कि लेंथ किसकी ज़्यादा है, फिर ऊपर से साउथ के अलग है, ऐसे कुछ कुछ करके इसको बनाया गया। मोटा मोटा याद रखिएगा कि देर 13 नेशनल वाटरवेज इन ऑपरेशन। ठीक है, 13 नेशनल वाटरवेज इन ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये अपना हो गया था पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, और फिर इससे ज़्यादा तो अपना ये तीसरा नंबर लेंथ में, नहीं तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे करके इनको एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद इंडियाज नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज फॉरेन ट्रेड प्रोविजनल डाटा जो आया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करती है। हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड मर्केंडाइज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मर्केंडाइज में हमारा 321 बिलियन डॉलर है और इंपोर्ट 532 बिलियन डॉलर है। ठीक है दोस्तों, ये अपना हम इसमें हमेशा नेगेटिव में ही चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है इंपोर्ट की बजाय। तो और ट्रेड डेफिसिट हमारा ये है गुड्स का है, ये 210 बिलियन डॉलर। अगर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिला देंगे, क्योंकि अपना सर्विस में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो ये हमारा अराउंड 60 बिलियन डॉलर आता है। फिर भी इसको एक बार कंफर्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सर्विस में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 280 है बिलियन डॉलर और इंपोर्ट है अपना 149 बिलियन डॉलर। तो गुड्स एंड सर्विसेज में मिला के अराउंड 80 बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट है, या 60, मतलब वेरी करता रहता है। तो इतना हम याद इसमें रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और काम का है नहीं। बस, और ये इसमें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज इंपोर्ट और सर्विस इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट और इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है, तो अपना यही निकल के आता है। ठीक है, ये अपना है LIC's का 1 मैन ऑफिस ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च किया है 2025 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव एजेंट एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन पॉलिसी सर्विसेज, प्रमोट इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, और 24/7 डिजिटल सर्विसेज फॉर एजेंट, नो ट्रेडिशनल ऑफिस नीडेड। इम्पैक्ट क्या है? बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंसेस। अब ये भी देखोगे जो LIC है वो 3rd ग्लोबली, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि 3rd ग्लोबली सबसे इंश्योरेंस में इसका 3rd ग्लोबली इसका नंबर आता है। पोलैंड की पहले पे है, फिर चाइना की है, फिर तीसरी अपनी। हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्लास शायद अगली क्लास में हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस कर लेंगे कि LIC ने अब की बार रैंक 3 हासिल किया है, रैंक 3 ग्लोबली विथ 13 बिलियन का कुछ बिजनेस है इसका, देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
इंडिया जीडीपी ग्रोथ IMF रिपोर्ट। IMF डाटा जो मार्च 2025 में रिलीज हुआ है वो इंडिया की इकोनॉमी को डबल कह रहा है कि वो 10 ईयर्स में हो गई है। इंडिया जीडीपी ग्रीव बाय 105% फ्रॉम 2.1 ट्रिलियन टू 4.3 ट्रिलियन एस्टिमेट्स हैं, जिसमें हमने अभी जापान को, आपने पढ़ा भी होगा, जापान को हमने क्रॉस कर दिया है और वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ। हमसे आगे सिर्फ अभी USA है जो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसके बाद चाइना जो 19 के आसपास है और जर्मनी जो 5 ट्रिलियन के आसपास है 4.92। हम 2027 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, फिर हम 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे। और इसी चीज़ से लोग खपा खा के हमारे जैसे अभी ट्रम्प चाचा चौधरी जी हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, कभी 25% कभी 50%। ये उसी का नतीजा है कि दे डोंट वांट टू सी अस ग्रो एंड बिकॉज चाइना दे कुड नॉट कंटेन, so they are expecting that they can contain India and will stop India's economic growth, but let's see how our policy makers will work out this। और USA ने सिर्फ 66% किया, चाइना 76, जर्मनी 44 और जापान की ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, तभी हम इनको सरपास कर पाए हैं। इंडिया ने प्रोजेक्टेड है बट हम ये कर चुके हैं और जर्मनी का 2027 तक हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है नोबेल प्राइज़ का। इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि भाई नोबेल प्राइज़ का आर्टिकल जो है उसमें किसको मिला है, कौन से फील्ड में मिला है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कब कब ये मिला है, कब कब ये रुका है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस इसमें कर लेंगे और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, बड़ा आर्टिकल है। मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का, स्टॉकहोम में दिया जाता है, पीस ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, बाकी मतलब सारे तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, सारे अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन पीस वाला ओस्लो। ठीक है, प्राइज अनाउंस्ड इन अक्टूबर, अवार्डेड इन दिसंबर। 10 दिसंबर को नोबेल डे होता है, इससे ये भी याद रख लीजिएगा, 10 दिसंबर को नोबेल डे। एक बार वर्ल्ड वार 2 में 2 ईयर्स के लिए स्किप किया गया था। इनिशियली 5 कैटेगरी थी, 6th इकोनॉमिक्स की इसमें ऐड की गई थी 1968 बाय स्वीडन्स सेंट्रल बैंक। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने 1968 में एक नई कैटेगरी ऐड कर दी थी। ठीक है, पहले 5 थी, अब वो 5 भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी, जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मेडिसिन्स या जिसको हम फिजियोलॉजी बोल देते हैं, चौथी लिटरेचर है, 5वीं पीस है और 6ठी हमारी है इकोनॉमिक साइंसेस जो ऐड हुई थी 1968 में। और ये थोड़े से फैक्ट है कि ऑन द विल ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, इसको लगा कि इसने दुनिया का नुकसान किया है बना के, तो इसने अवार्ड्स अपनी संपत्ति का 80% के लगभग इसने अवार्ड के फंड में डाल दिया था। ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमनकाइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, फर्स्ट अवार्ड्स वर गिवन इन 1901। फिजिक्स में मिलता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है, केमिस्ट्री में मिलता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है, और फिजियोलॉजी में द नोबेल असेंबली एट करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये दोनों सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इसके बाद है कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी इकोनॉमिक साइंसेज, ये तीनों को सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेज। मेडिसिन्स में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है, लिटरेचर में स्वीडिश अकेडमी देती है और पीस में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। ठीक है, द प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन इन दिसंबर एवरी ईयर। द पीस प्राइज इज नॉट अवार्डेड एट स्टॉकहोम सेरेमनी बट प्रेजेंटेड एनुअली इन ओस्लो नॉर्वे ऑन द सेम डे। 10 दिसंबर को ही एक इधर होएगी, एक उधर मीटिंग होएगी और 5 इधर दिए जाएंगे स्टॉकहोम में, एक ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा। ईच नोबेल लॉरेट रिसीव ए गोल्ड मेडल, डिप्लोमा and a monetary award. The Nobel Prize cannot be given posthumously after death. Also up to 3 people can share a Nobel Prize award between them. 3 लोग इसको शेयर कर सकते हैं और डेथ के बाद नहीं दिया जाता। तभी अपने महात्मा गांधी हम आगे पढ़ेंगे भी, महात्मा गांधी 1947 और 48 के आसपास नॉमिनेट हुए थे और इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 48 में। वैसे वो 6 बार नॉमिनेट हुए थे, वो एक अलग बात है। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर थे फॉर लिटरेचर 1913 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल लॉरेट थी मदर टेरेसा फॉर पीस 1979 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवार्डिंग इंस्टीट्यूट हम पढ़ चुके हैं। और मर्चेंट ऑफ डेथ लेगेसी क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे 1888 में, टाइटल मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड वाज पब्लिश्ड इनकी, और क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रॉफिटिंग फ्रॉम डायनामाइट, डीपली अफेक्टेड नोबेल।
ठीक है। इसको लगा डायनामाइट से तुझे इफेक्ट हुआ है, तो डायनामाइट से तुझे प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा और इसने अपनी 99%, सॉरी आई वाज रॉन्ग, 84 नहीं 94% ऑफ हिज वेल्थ इसने नोबेल प्राइज़ के लिए लिख दी थी विल में। और नोबेल फाउंडेशन फॉर्म्ड इन 1900, फर्स्ट प्राइज वाज अवार्डेड इन 1901। अवार्ड इंक्लूड मेडल, डिप्लोमा, ये सब पढ़ चुके हैं। पीस प्राइज स्पेसिफिक नॉर्वे में दिया जाता है ओस्लो में, सेम डे को। महात्मा गांधी जो हम बता रहे थे 37, 38, 39, 47, 48 में ये 5 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे, नॉट 6 टाइम, 5 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे और डिड नॉट रिसीव ड्यू टू असैसिनेशन इन 1948। नोबेल प्राइज नॉट अवार्डेड पोस्टुमसली। ठीक है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग नोबेल फैक्ट है कि फर्स्ट प्राइज 1901 में मिला था, मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है। जनरली नॉट अवार्डेड पोस्टुमसली। रेड क्रॉस पीस प्राइज 3 टाइम्स, रेड क्रॉस सोसाइटी को पीस प्राइज 3 टाइम्स मिला है, 1917, 44 और 63 में। यंगेस्ट विनर है मलाला यूसुफजई, जो अपने जो ये थे ना, क्या नाम था इनका, ये कैलाश सत्यार्थी जी, इनके साथ कंबाइंड इनको मिला था, ये पाकिस्तान की हैं। और डबल विनर्स में मैरी क्यूरी मैडम है, फिजिक्स से ही हैं ये। लाइनस पॉलिंग एंड जॉन बार्टिन एंड फ्रेडरिक संगर, ये इनके डबल विनर हैं। और रिफ्यूज प्राइजेस में 2 लोग आते हैं, जीन पॉल सत्रे लिटरेचर के लिए और ले ड्यू थो पीस के लिए। इन 2 लोगों ने इसको मना भी किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 लोगों ने मना भी किया। और इंडियन नोबेल लॉरेट्स में इंडियन सिटीजन्स में रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, सीवी रमन 1930 में, मदर टेरेसा 1979 में, अमर्त्य सेन 1998 में। इकोनॉमिक्स के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस के लिए मिला था, जॉइंट विद मलाला यूसुफजई। इंडियन ओरिजिन में नॉन सिटीजन में हरगोविंद खुराना को मिला मेडिसिन के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला फिजिक्स के लिए 1983 में, वेंकट रमण रामकृष्ण 2009 में केमिस्ट्री के लिए, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में मिला। ये सब इंडियन ओरिजिन है पर ये बाहर रहते हैं। ठीक है, ये इधर इनके बारे में लिखा भी हुआ है। मदर टेरेसा, जैसे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी देखोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, और ये सब इसमें लिख दिया है। और पावर कपल में ये पीरी और मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक, ये सब कपल वाले थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस में 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। नॉमिनेशन आते हैं सितंबर टू जनवरी, इवेल्युएशन होता है फिर रिस्पेक्टिव नोबेल इंस्टीट्यूट के द्वारा, मेजॉरिटी वोट से इसको विनर को चुना जाता है और फिर अक्टूबर में अनाउंसमेंट हो जाती है और दिसंबर 10 को 2 जगह इसको दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नोबेल प्राइज़ विनर्स को हम देख लेते हैं एक बार के लिए। फिजिक्स में जॉन जे हॉकफील्ड एंड जोफ्रे हिंटन, ये हैं अपने फिजिक्स वाले, जिसको न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग में दिया गया है। मशीन लर्निंग आजकल चल रही है ना, ML, AL, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और इनको न्यूरॉन से कैसे लिंक किया जाता है ब्रेन से, इस पर फिजिक्स में अब की बार मिला है, याद रख सकते हो, जॉन एच हॉकफील्ड एंड जोफ्रे हिंटन। उसके बाद केमिस्ट्री में मिला है डेविड बेकर को, डेमिस हैसाबिस एंड जॉन जंपर को फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड प्रेडिक्शन। प्रोटीन का डिजाइन को प्रेडिक्शन और डिजाइन के लिए मिला है केमिस्ट्री में। और फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन से मिला है विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूकुन, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड जीन रेगुलेशन। माइक्रो RNA, ये मैसेंजर RNA नहीं है, छोटे से, अब की बार ये चेंज हुआ, नई टर्म है माइक्रो RNA। ठीक है, ये विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूकुम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिटरेचर में हांगकांग को मिला है, साउथ कोरिया की है, पोइटिक प्रोज दिए हैं और कन्फ्रंटिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमा, ये अपनी साउथ कोरिया के आप देख सकते हो। साउथ कोरिया, हांगकांग बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। हर नोवेल ऑफन्स फीचर्स फीमेल प्रोटैगनिस्ट फीलिंग आइसोलेटेड एंड ऑन्स विद द साउथ कोरियाज सोशल नॉर्म्स, रिजिड सोशल नॉर्म्स। इसके साथ वो उसकी फाइट रही है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा जो वुमेन ने फेस किया है, उसके प्रोटैगनिस्ट ये एक फीमेल को दिखाती है। साउथ कोरिया के रिजिड सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जो लड़े हैं उसमें उन्होंने अपने लिटरेचर में इसके बारे में लिखा है। पीस के लिए नियोन हिदेनक्यो जापान, जो हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक्स के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड सर्वाइवर एडवोकेसी के लिए पीस प्राइज अवार्डेड टू जापानीज ऑर्गेनाइजेशन नियोन हिदेनक्यो। ठीक है दोस्तों। इकोनॉमिक्स साइंसेस में डैरोन एशिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, इसे याद रख सकते हो, डैरोन एशिमोग्लू,
साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन फॉर रिसर्च ऑन हाउ इंस्टीट्यूशन शेप प्रॉस्पेरिटी। भाई इंस्टीट्यूशन कैसे प्रॉस्पेरिटी को शेप करती हैं इसके रिगार्डिंग मिला है डैरोन एशीमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन फॉर रिसर्च एंड हाउ इंस्टीट्यूट शेप प्रॉस्पेरिटी। ठीक है दोस्तों, इतना हम इसमें याद रख सकते हैं। उसके बाद नया आर्टिकल है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश परफॉर्मेंस। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हम इसमें थोड़ा जानकारी देख रहे हैं, लेकिन इसमें पता लग जाएगा कि स्टार्टअप रिपोर्ट तो लेकिन सबकी होती है। तो ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग अच्छी है, अभी हम तीसरे नंबर पे हैं। और स्टार्टअप में यूपी का भी इंडिया में 3rd प्लेस है आफ्टर कर्नाटका एंड दिल्ली। कर्नाटका में 10.6% है और दिल्ली में 10% है और उत्तर प्रदेश में 9.6% है। और टॉप 5 स्टार्टअप हब्स इन उत्तर प्रदेश हैं। नोएडा में 3400, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर ये हमारे स्टार्टअप हब्स हैं। और 26 स्टार्टअप्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें याद अपन ये याद रख सकते हैं कि यूनिकॉर्न $1 बिलियन तक का जो $1 बिलियन का जो बिजनेस करती है उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। PW का भी आपने खबर सुना होगा, वो भी एक यूनिकॉर्न बनी थी। ठीक है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इनोवेशन हब्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड पॉलिसी सपोर्ट के कारण ये सब हो पा रहा है। और स्टार्टअप फंक्शनल इन 49 ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र में तो प्रयागराज वाला डिस्ट्रिक्ट बना था, और ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 49 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप फंक्शनल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ सर इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। ठीक है, उनके आने के बाद काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस में। इससे ज़्यादा इसमें और क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, फिर ये थोड़ा मैप देख लीजिए। इस स्टार्टअप का कुछ स्टार्टअप स्प्लिट है कि साउथ में इधर 27% है, ये दिल्ली NCR में 24% है, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कारण है। ये कर्नाटका, तमिलनाडु और ये सब स्टेट्स हैं। 17% मुंबई में है के आसपास, हैदराबाद और ये सब है। और इसमें ग्लोबल स्टार्टअप में डिक्रीज हुआ है 31% का। ये भी इसमें आप याद रख सकते हैं कि ग्लोबल स्टार्टअप जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या है। और इंडिया की जो इम्प्रूवमेंट हुई है एक सिटी की, उसमें हमारा 6ठे नंबर पे बेंगलोर आता है। पहले पे उसमें सिलिकॉन वैली आती है, दूसरे पे न्यूयॉर्क, तीसरे पे लंदन और चौथे पे, मतलब चौथा इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आप पहला इसमें याद रखिए कि सिलिकॉन वैली फर्स्ट, न्यूयॉर्क सेकंड, और अगर लास्ट में देखना है तो हमारा जो बेंगलोर है वो 6th प्लेस पे, बेंगलोर 6th प्लेस पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश में, इसमें छप्पर घाटा नियर कानपुर एक विलेज है, छप्पर घाटा जगह है जिस पे हुआ। ये देखो, कानपुर देहात में बनेगा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क। इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर हब ये बन रहा है। 875 एकड़ में बनेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगा। 200+ लार्ज एंड मीडियम यूनिट बनाएगा, 1.5 लाख के आसपास जॉब देगा, 500 करोड़ का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। ठीक है दोस्तों, यूपी की जो टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी है उसके साथ इसका अलाइनमेंट है। और 10 न्यू टेक्सटाइल पार्क्स कमिंग अप इन अक्रॉस यूपी, सपोर्ट इंडियाज़ $350 बिलियन टेक्सटाइल मार्केट्स टारगेट बाय 2030। इसमें इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने का है नहीं, बस आप इसमें इतना इसमें इन्फॉर्मेशन ये है जो अपने। और UPPCS में तो इसको खास याद करना है कि UPPCS में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है। ये पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया का फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क बन रहा है उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या है, नियर कानपुर, कानपुर देहात, छपरा घाटा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक दार्जिलिंग जू में, ऑपरेशनल एट पद्म भजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, कंजर्व DNA सेल्स टिश्यू ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, और ए न्यू एरा इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंडिया हैज़ टेकन ए मोनूमेंटल स्टेप इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट फ्रोजन जू एट पद्म भजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है दोस्तों, दार्जिलिंग जू, और कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इसका कोलैबोरेशन है CCMB
कोलैबोरेशन विद दार्जिलिंग जू प्लस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CCMB हैदराबाद में है हेडक्वार्टर, ठीक है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। और सेम इसी प्लान पे जो ये अपना कर रहे हैं अपन वाइल्ड लाइफ बायो बैंकिंग, सेम प्लान हमारा दिल्ली में भी नेशनल जू एंड नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क उड़ीसा, इन दोनों में भी हम सेम प्लान पे हम सोच रहे हैं कि भाई सेम प्लान एग्जीक्यूट किया जाए दिल्ली के नेशनल जू में और नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क उड़ीसा में, इन दोनों को वहाँ भी रेप्लिकेट किया जाए। रेप्लिकेट इन नेशनल जू दिल्ली एंड नंदनकानन उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। नंदनकानन उड़ीसा और नेशनल जू दिल्ली, ठीक है। एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलेगी, पैथोलॉजी लैब्स एंड स्केलेटल म्यूजियम, सैंपल 60+ एनिमल्स अक्रॉस 23 स्पीसीज, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। इंडिया का जो पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बना है दार्जिलिंग जू, पद्म ऑपरेशनल पदमजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल वाली बात होती है कि कितनी कंट्री में वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है। तो इंडिया का इसमें अभी पहली बात तो इसको कौन रिलीज़ करता है, हेनले एंड पार्टनर्स, UK कंपनी है वो इसको रिलीज़ करती है। 109 पासवर्ड को रैंक करती है, ठीक है। और बेस्ड ऑन 227 डेस्टिनेशंस, इंडिया का जो रैंक है 2024 में 80 था, 2025 में 85 हो गया है। सॉरी दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये क्वार्टरली रिलीज़ होता है, तो अभी इसको फिर चेंज हो गया क्योंकि ये जनवरी का डाटा है। और अभी जुलाई के आसपास जो आया है उसमें 77 पोजीशन है इंडिया का और 59 डेस्टिनेशन है। 59 डेस्टिनेशन है, इसमें इतना याद रखिएगा, 59 डेस्टिनेशन है और 77th इंडिया की पोजीशन है। फर्स्ट इसमें सिंगापुर है, पहले भी था और आज भी सिंगापुर ही है, ठीक है। और जापान सेकंड पे है और वीकेस्ट पासपोर्ट है अफगानिस्तान का 106 पोजीशन पे, क्योंकि कई पोजीशन पे क्या होता है ना, शेयरिंग होती है। तो ये 106 पोजीशन है और 199 पासपोर्ट्स हैं। तो आप ये मत मानिएगा कि इसके बाद वाली रैंक कोई, क्योंकि 2 पे बहुत ज़्यादा होंगे, 3 पे बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे होता है कि जो जापान और साउथ कोरिया है, जैसे अभी कंबाइंड सेकंड पे है नई रिपोर्ट में, जापान एंड साउथ कोरिया, ये वाले साउथ कोरिया इधर भाई जी इधर पहुँच गए, थर्ड से सेकंड पे पहुँच गए और ये भाई जी बने हुए हैं उधर ही, और ये भाई जी भी उधर ही बने हुए हैं, ठीक है। तो 80 से 85 पे पहुँचे थे हम, फिर वापस से हमारी घट के 77 आ गया और घटना अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। और नेबरिंग में हमारा चाइना 60, भूटान, मतलब हमसे ज़्यादा सिर्फ चाइना है अच्छी पोजीशन पे, उसके बाद हमारा ही नंबर आता है। भाई इतना याद रखना है, इसमें रैंकिंग याद इनकी ना ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि बदलती रहती है, क्वार्टरली बदलती है, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट चाइना की हमसे आगे है, अच्छी रैंक है, हमारी 77 था, चाइना की अराउंड 60 है, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। और बॉटम वाले आपने पता ही देख लिया कि अफ़गानिस्तान है, और थोड़ा बॉटम की जानकारी ज़्यादा लेनी है तो ये वाले याद रख लीजिएगा, कॉन्गो, साउथ सूडान, ईरान, मतलब ज़्यादातर वही हैं जहाँ पे कू वगैरह होते रहते हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज जहाँ पे टेररिस्ट अटैक या टेररिज्म ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया ये डिक्टेटरशिप के कारण है, बांग्लादेश, इरिट्रिया, पैलेस्टीनियन टेरिटरी, लीबिया, नेपाल, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, और ये पाकिस्तान है अपना पड़ोसी। एक्चुअल में पिछले आर्टिकल में पड़ोसी अंदर ही रह गया और मैंने ये बोल दिया कि अपना पाकिस्तान, तो उस पर कुछ लोग ऑफेंड हो गए, प्लीज़ सॉरी उसके लिए। अपना कोई पाकिस्तान नहीं है, ये अपना नेबर है, इसलिए बोलना चाहता था कि पड़ोसी है और दुखी करता है। और जो होता है ना एक गंदा पड़ोसी होता है जो मिल जाता है, जिसको पोक करने की आदत होती है, ऐसा पड़ोसी मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पासपोर्ट में भी ये नीचे बैठा है, वहाँ टेररिस्ट अटैक्स में भी ऊपर बैठा था, जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। ये रोग स्टेट होता जा रहा है बिल्कुल ही ख़राब, ठीक है दोस्तों। इससे हम अभी अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। मेटाज प्रोजेक्ट वाटर वर्थ लॉन्गेस्ट सब सी केबल। तो लॉन्गेस्ट सब सी केबल के लिए एक प्रोजेक्ट है, वो किसका है आपको भी याद रखना, वो मेटा का है। 5 कॉन्टिनेंट अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन 5 कॉन्टिनेंट्स में से ये बनेगा। और एनहेंसिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी विद AI पावर्ड केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना याद रखिएगा कि मेटा का जो नया है वाटर वर्थ लॉन्गेस्ट सब सी केबल का
प्रोजेक्ट है। लॉन्गेस्ट सबसी केबल, AI एम्पावर्ड केबल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने के लिए जा रहे हैं। 2030 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। डेप्थ अप टू 7,000 मीटर, 7 किलोमीटर के आसपास इसका डेप्थ है। विल बूस्ट मराइन कॉरिडोर्स, AI सर्विसेज एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। ये चीज़ें तो देखो आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि ये जो बाकी चीज़ें लिखी होती है ना, एक बार आपको उसका मेन आर्टिकल का हेडिंग समझ में आ जाए तो ये चीज़ें आप अपने आप लिख लोगे, और अगर एग्जाम में आती है तो आप इनको आइडिया भी लगा लोगे। ये स्टेटमेंट जैसे आती है ना, ऐसे आपको बताता हूँ एक बार के लिए कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ऐसे करके आती है। स्टेटमेंट 2 ऐसी कोई लिखी होती है नॉर्मल स्टेटमेंट, वो हमेशा आपको ठीक ही माननी होती है। बेसिकली मेन फंडा आता है कि स्टेटमेंट 1 में जो जिसको फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है उसको कौन कितने अच्छे से पढ़ा और उसको कितना करेक्ट कर लेंगे। जैसे पहली स्टेटमेंट में यहाँ मेटा की जगह बदल देंगे, माइक्रोसॉफ्ट कर देंगे या फिर कुछ और कर देंगे, समझ रहे हो, तो वो आपको याद रखना है। ये चीज़ें नॉर्मल होती है कि भाई AI सर्विसेज देंगे, वीडियो स्ट्रीमिंग हो जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी पावर्ड हो जाएगी, AI केबल्स हो जाएंगी, AI पावर्ड केबल हो जाएंगी, ये सब चीज़ें नॉर्मली ये याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फोर्ब्स लिस्ट में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट निकलती है, फोर्ब्स मैगजीन निकालती है। इंडिया की वुमेन कोई भी टॉप 10 में नहीं है। इंडियन वुमेन की रैंक है, निर्मला सीतारमण जी हैं अपनी 28 पोजीशन पे, ये अपनी निर्मला सीतारमण जी हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा जी 81 पोजीशन पे हैं, और किरण मजूमदार साहब ने 82nd पोजीशन पे हैं। ये 100 टॉप 100 में ये हमारी पोजीशन रही है। और टॉप रैंकिंग जो रही है, उर्सुला वॉन्डर लेनन, ये EU की कमीशन की प्रेसिडेंट है। क्रिस्टिना लेगार्डे, ये पहले IMF में भी थी और अभी ये ECB की है प्रेसिडेंट है। ये यूरोपियन यूनियन का बैंक है, उसकी प्रेसिडेंट है क्रिस्टिना लेगार्डे, ये है क्रिस्टिना लेगार्डे जी। और जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। और क्लॉडिया शॉम्बोंग, ये 4th नंबर पे है, ये मैक्सिको की प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें इतना याद रख सकते हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल है कि फोर्ब्स की टॉप पावरफुल वुमेन में रैंक 1 किसका है? उर्सुला वॉन्डर लेन। उर्सुला वॉन्डर लेन, फिर से याद कीजिए, उर्सुला वॉन्डर लेन EU कमीशन, यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। और ये यूरोपियन यूनियन का जो बैंक है उसकी प्रेसिडेंट है क्रिस्टिना लेगार्डे। जॉर्जिया मेलोनी तो आप जानते ही, इटली की PM है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। एक बार दोस्तों स्टार्टिंग से हम रिवाइज कर लेते हैं सारे आर्टिकल्स को 5 मिनट में। हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज का हमारा पहला आर्टिकल था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइस 823। तो इसमें बेसिकली ये पूछा जाएगा कि 823A वाज रिसेंटली इन न्यूज क्या है। ये लार्जेस्ट आइसबर्ग है जो साउथ जॉर्जिया से स्टक हो गया। इससे पहले भी साउथ जॉर्जिया में एक स्टक हुआ था जो था A68A 2020 में। बस इतना याद रखना है। इसका जो साइज़ है वो रोड आइलैंड के बराबर है, 1 ट्रिलियन टन का अप्रोक्सीमेटली इसका वेट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट टू US की। बहुत पुरानी बात हो गई क्योंकि आज तो हम वापस से दूसरे युद्ध में फंस चुके हैं। इकोनॉमिक वॉर टाइप में हो गया है जिसमें ट्रम्प जी 25% 50% टैरिफ की बात हम पे कर रहे हैं। और इसमें बस याद रखना कि हमारी डील हुई थी P-81 मैराइन पेट्रोल एयरक्राफ्ट और F-35 फाइटर जेट खरीदने की। तो ये दो याद रखनी है कि P-81 और F-35 USA के हैं। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन रिपोर्ट में हमारा एरिया कम हुआ है, श्रिंक हुआ थोड़ा सा, और प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। प्रोडक्शन लगातार ही बढ़ रहा है। और ये हमारा प्रोडक्ट वाइज ब्रेकडाउन है कि फ्रूट, वेजिटेबल, ऑनियन, पोटैटो, टमाटो, फ्लावर, इन सब में हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा ये फैक्ट याद करने की ज़रूरत है नहीं। जोगीघोपा इनलैंड वाटर टर्मिनल ये है। इसमें आप इतना याद रख सकते हो कि मोदी जी ने इसको फाउंडेशन स्टोन रखा है। और नेशनल वाटरवे टर्मिनल नंबर 2 पर है, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट आसाम में है। ठीक है, ये हमने थोड़ा डिस्कस किया था। नेशनल वाटरवेज जो अभी 13 ऑपरेशनल हैं। इसमें 1 ट्रिलियन तक का शायद कुछ टारगेट है इसका, बाय 2047 तक कुछ ऐसा इसका टारगेट है कि इतने की कैपेसिटी ये जनरेट करेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कितने जो वाटर टर्मिनल बनेगा ना, ये करेगा 1.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो एनुअली। और ये 47 तक नहीं, 27 तक, 2027 तक ये 1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। 1 याद कर लीजिएगा, वैसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा। 1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो 2027 तक। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड प्रोविजनल डाटा आया है, जिसमें हमारा आपको पता है गुड्स में तो हम एक्सपोर्ट
कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, सर्विसेज में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो टोटल को मिला के जब हम करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट 60 to 80 बिलियन डॉलर ये वेरी करता है, ठीक है, इसमें आता है। LIC का जो ऑनलाइन सर्विसेज है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सर्विस किसने दिया है, वन मैन ऑफिस, ये पूछा जाएगा सिर्फ LIC, ठीक है। बाकी तो सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, आपको बताया ये कि याद करने की ज़रूरत होती भी नहीं है बाकी चीज़ों को दोस्तों। तो आपको इसमें बस इतना याद करना है, वन मैन ऑफिस किसका है, LIC का। इंडिया GDP ग्रोथ, IMF की रिपोर्ट है, इंडिया ने डबल कर ली है अपनी 2.1 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन तक। और पहले पे USA है, फिर चाइना, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे इंडिया। हम जर्मनी को भी सरपास कर लेंगे 2027 तक, ये हमने सब इसमें डिस्कस किया था। और एक्सपेक्टेड हमारा भी इंडिया का सबसे ज़्यादा 6.5% से हम ग्रो करेंगे, ये IMF का प्रेडिक्शन है। बाकी सब हमसे बहुत कम है, चाइना भी इससे कम जाएगा, USA इससे कम जाएगा, ये सब प्रेडिक्शन है IMF का। और ये नोबेल प्राइज़ का पूरा हमने डिस्कस कर ही लिया था कि नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या है। बाकी प्राइज़ स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, पीस ओस्लो में सेम डेट को दिया जाता है, 10 दिसंबर को नोबेल डे के वाले दिन दिए जाते हैं। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इकोनॉमिक्स, इन सब में दिया जाता है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स केमिस्ट्री का देती है। फिर एक ये क्रोलिंस्का यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, वो मेडिसिन का देती है। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर का देती है। पीस में नॉर्वेन नोबेल कमेटी देती है, सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद नॉर्वेन पार्लियामेंट्री कमेटी ओनली नोबेल प्राइज़ अवार्डेड गिवन आउटसाइड स्वीडन इन ओस्लो, ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। और 94% तक उसने अपनी संपत्ति का नोबेल के लिए दे दिया था। और गांधी जी को 5 बार नॉमिनेशन हुआ था, एक भी बार मिला नहीं। और कुछ पावर कपल है, मैरी क्यूरी, और ये सब याद रख सकते हो, ठीक है। और इंडियन सिटीजन में ये याद रख सकते हो किसको कब मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को 13 में, CV रमन जी को 30 में, मदर टेरेसा 1979 में पीस में, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में 98 में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में पीस जॉइंट विद मलाला यूसुफजई। इंडियन ओरिजिन में अरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए, ये बेस पेयर्स के लिए कुछ मिला था उनको, DNA वाले। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 में, अभिजीत बैनर्जी 2019 में। नोबेल प्राइज़ 3 कमेटी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और फिर इसमें किस किस को मिला, फिजिक्स में हॉपफील्ड को न्यूरल नेटवर्क के लिए, केमिस्ट्री में प्रोटीन डिजाइन एंड प्रेडिक्शन के लिए, मेडिसिन में माइक्रो RNA जो जीन रेगुलेशन में करता है, हेल्प करता है, उसके लिए। लिटरेचर में हांगकांग को हिस्टोरिकल ट्रॉमा के लिए, जो उसने पोइटिक लिखी थी, पोइटिक प्रोज मतलब पैराग्राफ से लिखे थे पोइटिक फॉर्म में। और निहोन हिदेनकावा को जापान की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये हिरोशिमा नागासाकी के जो सर्वाइवर्स थे उनके लिए बनी थी, उनकी एडवोकेसी करती थी, उनको मिला है। और इकोनॉमिक्स में हाउ इंस्टीट्यूट शेप प्रोस्पेरिटी, कि इंस्टीट्यूशन अपने आप में प्रोस्पेरिटी को कैसे शेप करते हैं, उसमें मिला है अपने डैरोन एमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। उसके बाद स्टार्टअप इकोसिस्टम में रिपोर्ट में UP 9th पे है, पहले पे कर्नाटका, दूसरे पे दिल्ली है। और UP में जो 5 स्टार्टअप हब्स हैं वो नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, उसके 5 उनके मेन हब हैं। 49 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका प्रेजेंस आउट ऑफ 75। और फिर अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो थोड़ा सा इसमें श्रिंक हुआ है, ग्लोबल लेवल पे 31% तक स्टार्टअप डिक्रीज हुए हैं। और इंडिया की एक सिटी है बेंगलुरु, वो 6th पोजीशन पे है, पहले पे सिलिकॉन वैली और दूसरे पे न्यूयॉर्क है, ठीक है दोस्तों। इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क जो बना है उत्तर प्रदेश में, वो छपर घाटा नियर कानपुर बना है। ये हिंदी में देखिए, कानपुर देहात में बनेगा पहला टेक्सटाइल मशीन लर्निंग, जो कि टारगेट लेता है कि 2030 तक 350 बिलियन टेक्सटाइल मार्केट हम बनाएंगे। और टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2022 से अलाइन करता है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बना है दार्जिलिंग जू में, पद्मभूषण नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, इतना याद रखिए इसमें ज़्यादा। सेम पे हम दिल्ली के नेशनल जू में, और नंदनकानन इन ओडिशा हम इसको रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 77th हो गई है अभी लेटेस्ट जुलाई वाले में, और 59 डेस्टिनेशंस हो गए हैं। जापान, सिंगापुर हमेशा टॉप पे रहता है, जापान और साउथ कोरिया कंबाइंड सेकंड पे हैं। सबसे ख़राब अफगानिस्तान, कोंगो वोंगो, इन सब कंट्रीज़ का है, ये आप याद रख लीजिएगा। और मेटा का एक प्रोजेक्ट है, लॉन्गेस्ट सी सब सी केबल है, वही बस इसमें इतना याद रखना मेटा का है। बाकी तो AI पावर केबल हैं, वो सब तो नॉर्मल बातें जो आपको याद भी हो जाएंगी। 7 किलोमीटर तक की डेप्थ रहेगी और 2030 तक के ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया की 3 वुमेन हैं, अपनी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये अपनी 28th पे हैं।
रोशनी नादर जी हैं वो 81 पे हैं और किरण मजुमदार साहब 82 पे हैं। और वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल आप याद रख लीजिएगा, मौलानी 3rd पे हैं। और पावरफुल जो वर्ल्ड की पावरफुल है वो यूवी कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन्डर लेन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड कीप योर सपोर्ट। मैनी पीपल आर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइकिंग, शेयरिंग। आप भी ऐसा करिए और इसकी रीच बढ़ाइए ताकि एस्पिरेंट कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हो। और अभी जैसे जैसे हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, अपना अगली 2 क्लासेस में हम जो थॉरो स्टडी के आर्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे क्लास 5 तक। उसके बाद जो 1 लाइनर चलेंगे वो भी 3-4 क्लासेस के लिए चलेंगे। तो टोटल 10 क्लासेस में हम 8 आवर्स में अपना ये करंट अफेयर अप्रैल तक का ख़त्म कर देंगे। बाद में हम इसका एक कंबाइंड मैराथन भी बना देंगे, सारे लेक्चर्स को कंबाइन करके, कि जिसको 1 गो में देखना है वो भी देख लेगा। तो नमस्कार दोस्तों आज के लिए। और हम एक MCQ सीरीज भी लेके आएंगे इन्हीं आर्टिकल्स पर। बाकी आप सपोर्ट करते रहिए, साथ बने रहिए, लेक्चर्स ऐसे ही आते रहेंगे। एंजॉय करिएगा। धन्यवाद।